सो हेलो गाइस, यह है अध्याय 8 गांव शहर और व्यापार। तो इसमें देखेंगे कि लोहे का प्रयोग। देखो, अभी के टाइम क्या है, अभी के टाइम में लोहे का प्रयोग आम बात माना जाती है, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की हिस्सा बन गई है। लेकिन इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग आज से लगभग कितने साल पहले हुई है? 3000 साल पहले लोहे का प्रयोग 3000 साल पहले हुई थी। और हमने ऑलरेडी कुछ चैप्टर पहले महापसाड़ कब्र में पढ़े थे, जहाँ पर कब्र के साथ लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्याओं में हमें मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ लोहे का प्रयोग। लोहे का प्रयोग हुआ है 3000 साल पहले, लेकिन इसके बढ़ते उपयोग का प्रमाण हमें कब मिलता है? आज से लगभग 25,000 वर्ष पहले। अगर हम इसे बीसी में कन्वर्ट करें तो इसका होगा 1000 बीसी। ये क्या है? लोहे का यूज प्रथम बार, और इसका यूज बढ़ते उपयोग वो होगा हम 500 बीसी। ठीक है, ये वाला यस इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसे याद रखना कि लोहे का सर्वप्रथम प्रयोग किस सन में किया गया था, मतलब किस काल में किया गया था। अब देखते हैं, इसमें भी उतना खास नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अगर हम इस उपमहाद्वीप को दो भाग में डिवाइड करते हैं, दक्षिणी भाग और उत्तरी हिस्से। ठीक है, तो तो अगर हम दक्षिणी हिस्से की बात करें तो लगभग लगभग 3 लोग वहाँ रहते थे। 3 तरह के लोग रहते थे। जो बड़े भूस्वामी लोग होते थे, जो बड़े भूस्वामी तमिल क्षेत्र में बात कर रहे हैं, मतलब ये दक्षिण क्षेत्र में बात कर रहे हैं। जो बड़े भूस्वामी लोग हैं उसको बोला जाता था वेल्लाला। जो बड़े भूस्वामी लोग हैं उसको क्या बोला जाता था? वेल्लाला। और जो साधारण हलवाहे होते थे, मतलब जिनके पास जो केवल हल हल का यूज करते थे और भूमि में जोतने का काम करते थे, उसको बोला जाता था उड़वार। क्या बोला जाता था? उड़वार। और थर्ड नंबर पे होते थे मजदूर और दास। इन लोगों को बोला जाता था कैडिसियार या अधिमाई। ये जो टर्म्स है ये यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको हमें याद रखना है। दक्षिण में 3 तरह के लोग होते थे। पहले लोग हैं बड़े भूस्वामी लोग, साधारण हलवाहे और भूमिहीन मजदूर और दास। तो बड़े भूस्वामी लोगों को वे लाला बोलते थे, साधारण हलवाहों को उड़वार बोलते थे, और भूमिहीन मजदूर और दास को क्या बोलते थे? कैडिसियार या अधिमाई। ये तो हो गया दक्षिण एरिया। अब देखते हैं उत्तर भारत। उत्तरी हिस्से में जो गांव के प्रधान व्यक्ति होता था, गांव का प्रधान व्यक्ति, उसको बोला जाता था ग्राम भोजक। गांव का प्रधान व्यक्ति को ग्राम भोजक बोला जाता था। यह पद अनुवांशिक था, मतलब परिवार के एक सदस्य इस पद पर रहते थे तो कई पीढ़ियां तक इस पद में बने रहते थे। मतलब ये पद अनुवांशिक था। और ये आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी जमीन पर दास या मजदूर लोग काम किया करते थे। मतलब ये बड़े मजदूर ये इसके पास जो ग्राम भोजक होते हैं, इनके पास बहुत बड़ा एरिया, भू क्षेत्र इनके कब्जे में होते थे। मतलब ये बड़ा भूस्वामी होता था और इनके जमीन पर दूसरे लोग आकर काम करते थे। ये तो हो गया ग्राम भोजक। अब इसके पश्चात कुछ स्वतंत्र कृषक भी हुए हैं, जिसको बोला जाता था गृहपति। ये लोग क्या होते थे? स्वतंत्र कृषक। स्वतंत्र कृषक होते थे, इसको बोला जाते थे गृहपति बोलते थे। ये लोग छोटे किसान थे, मूलतः
छोटे किसान थे, छोटे किसान थे। और इसके अतिरिक्त कुछ स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी स्वयं की जमीन नहीं होते थे, इनमें दास या कर्मकार आते थे। तो यहाँ पर भी पहला टाइप के ये हो गया, ठीक है, उत्तर भारत में। और फर्स्ट वाला टाइप ये ग्राम भोजक, सेकंड में गृहपति, और थर्ड में आता है दास या कर्मकार। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तर भारत में भी तीन तरह के लोग निवास करते थे, ठीक है। तो इसको, ये इम्पोर्टेंट है, इस टर्म को याद रखना है। अब देखते हैं संगम साहित्य। तो तमिल की जो सबसे प्राचीनतम रचना है उसको बोला जाता है संगम साहित्य। ये इसकी रचना कब हुई? आज से 23 साल पहले। आज से 23 साल पहले। अगर इसको हम बीसी में कन्वर्ट करें तो होगा 300 बीसी, 300 ईसा पूर्व में संगम साहित्य की रचना हुई। इसे कौन संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कवियों का सम्मेलन था, जो कहाँ हुआ था? मदुरौ में, ठीक है। ये कवियों का एक सम्मेलन था, और जो कहाँ हुआ था? मदुरौ में हुआ था। और कब हुआ था? आज से 2300 साल पहले की बात है, ठीक है। और इसकी रचना किस लैंग्वेज में हुई है? तमिल। तो संगम साहित्य क्या है? संगम साहित्य जिसकी रचनी 300 बीसी में हुई है, कहाँ पर हुई है? मदुरौ में। मदुरौ में जिसकी रचना हुई है। संगम साहित्य क्या है हमें पता चल जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, आहत्य सिक्के। तो हजारों साल पहले जो सिक्के का परिचलन होते हैं उसको बोला जाता है आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के। पंचमार्क सिक्के ये चांदी और तांबे के सिक्के होते थे। रियल में आहते सिक्के कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा जानने वाली बात नहीं है। बस ये आयताकार भी हो सकता था, वर्गाकार, कभी कभी गोला भी होता था। ये चपटे होते थे जिसमें कुछ चिन्ह ठप्पे लगे होते थे, इसलिए इसे आहत सिक्के बोले जाते हैं, ठीक है। उसमें किसी चीज़ से ठप्पे लगाए जाते हैं। अब उसके बाद है कुछ नगर के बारे में, जैसे मथुरा। ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। एक नगर है मथुरा। तो आज से 2500 साल पहले से ज़्यादा समय में एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। और रीजन ये है कि यह एक मुख्य रास्ता पर स्थित था। तो यातायात और व्यापार दोनों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साइट हुआ करता था। ये जो शहर है चारों ओर से किलाबंदी थे, और इनमें अनेक मंदिरें भी थे, अनेक मंदिरें भी थे। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट देखा, ये कुषाणों, जो कुषाण वंश है उसकी दूसरी राजधानी थी मथुरा। हम आगे पढ़ेंगे। और यह एक धार्मिक केंद्र रहा है। कृष्ण भक्ति तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। इसके साथ ही यह बौद्ध और जैन, मतलब कि तीनों धर्म से संबंधित था। अगर ऑप्शन में आ जाता है कि मथुरा मथुरा स्थल किन किन धर्मों से संबंधित है, तो वहाँ पर हमें तीनों धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, कृष्ण भक्ति, ये सभी को टिक करना है, ठीक है। उसके बाद है शिल्प और शिल्पकार। इस चैप्टर में उतना खास नहीं है, फिर भी देखते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कपड़ा का उत्पादन तो उत्तर में है वाराणसी और दक्षिण में मदुरौ। एक बार इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा साइट्स कपड़ा उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऐसे यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए इसको
इस टॉपिक को ले रहे हैं। और क्या होते थे जो शिल्पकार और व्यापारी थे, उन्होंने अपना अपना संघ बनाने लगे, संघ। और इसी संघ को क्या बोलते थे? श्रेणी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, श्रेणी। श्रेणी की इसका कार्य क्या होता था? मतलब कि श्रेणी है जो शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाते थे, उसको बोलते थे श्रेणी। और श्रेणी का काम होता था श्रेणियों को प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का वितरण करना। और ये एक तरह से बैंक बैंक जिस तरह से काम करता है उस टाइम पर उस टाइप का ये भी काम करता था। कौन? श्रेणियाँ। ये बैंक के रूप में काम करता था, जहाँ लोग पैसा जमा रखते थे धन का निवेश लाभ के लिए। उसको जो श्रेणी होते थे वहाँ पर जमा रखा जाता था, और फिर जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था, कुछ लाभ हिस्से देकर उसे लौटा दिया जाता था। तो श्रेणी में बस इतना याद रखना है, श्रेणी कुछ नहीं है, शिल्पकार और व्यापारियों का अपना एक संघ होता था। यह कुछ प्रशिक्षण, जैसे काम का प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का वितरण करना, ऐसे कार्य करता था। एक साइड जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो है आर्कमेडू। आर्कमेडू कुछ नहीं, हम नेक्स्ट चैप्टर में मैप है वहाँ पर देखेंगे आर्कमेडू कहाँ पर है। आर्कमेडू एक पत्तन है। क्या है? एक पत्तन है। और यहाँ पर जो हमें पात्र मिले हैं जिसको बोला जाता है एम्फोरा, एम्फोरा पात्र। ठीक है, तो एम्फोरा जो पात्र है उसके बेसिस पर बोला जाता है कि आर्कमेडू में, जो कि एक पांडुचेरी में है, तो यहाँ पर जो कुछ पात्र मिले गए हैं उसके बेसिस पर बोला जाता है कि उस टाइम पर रोम के साथ व्यापार किया जाता था, व्यापार किया जाता था। एम्फोरा, एम्फोरा एक पात्र होता है। ये याद नहीं रखना, बस आपको ये याद रखना है आर्किमेडू पांडुचेरी का पुराना नेम है, और यह एक पत्तन है। और यहाँ पर जो सामान कुछ पात्र मिले हैं उनके बेसिस पर ऐसा बोला जाता है कि उस टाइम पर रोमन साम्राज्य से व्यापार किया जाता था। तो अब देखते हैं उत्तर काले पॉलिश वाले बर्तन। उपमहाद्वीप में अनेक पूर स्थल है, सवाल उठता है कि इन जगहों पर यह बर्तन कैसे पहुंचा है। तो यह तो इतना इम्पोर्टेंट है। दक्षिण भारत सोने, मसाले, खासतौर पर काली मिर्ची और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में बहुत ज़्यादा मांग थी, इसलिए इसे काले सोने के नाम से भी जाना जाता था। अब देखते हैं समुद्र से तटे, समुद्र तटों से लगे राज्य। यहाँ पर कुछ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो संगम संहिता में क्या हुआ है? मूवेंदर, मूवेंदर की चर्चा मिलते हैं। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। इसका अर्थ है तीन मुखिया। और तीन मुखिया किसे इंडिकेट करता है? पहला तो है चोल, सेकंड है चेर, थर्ड है पांड्य। तो संगम साहित्य में मूवेंदर शब्द का उल्लेख है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। तीन मुखिया में कौन कौन आते हैं? चोल, चेर, पांड्य। तो क्या होता था, इन तीन मुखियाओं का अपने दो दो सत्ता केंद्र होते थे। एक तटीय हिस्से में होता था और दूसरा अंदरूनी हिस्से में होता था। इस तरह से कितने? 6 केंद्र थे। 6 केंद्र में भी दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है पुहार और सेकंड है मदुराव। तो पुहार जो है ये चोलों का पत्तन था, ये इंपॉर्टेंट है, चोलों का पत्तन था। और मदुरै क्या है? ये पांड्यों का
पांड्यों का राजधानी था। इम्पोर्टेंट है, इसे मेमोराइज करके रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। तो जैसे ही मतलब आज से 2500 साल पहले पश्चिम भारत, मतलब कि महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ भाग, वहाँ पर क्या हुआ है, शातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ता है। तो शातवाहन राजाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रमुख राजा है वह है गौतमी पुत्र सतकर्णी। और ये क्या बोलते थे, अपने आप को दक्षिण पथ के स्वामी बोलते थे। कौन लोग? गौतमी पुत्र सतकर्णी, जो क्या है, शातवाहन नामक राजवंश का एक प्रमुख राजा है। और ये अपने आप को दक्षिण के स्वामी या दक्षिण पथ के स्वामी कहते थे। दक्षिण पथ का सीधा सा अर्थ है कि दक्षिण को जाने वाला रास्ता। और कहा जाता है कि सतकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। बस आपको यही याद रखना है, शातवाहन नामक वो राजवंश पश्चिम भारत में इसका उदय हुआ है। इसमें से एक प्रमुख राजा है गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी, और सभी सातवाहन शासक अपने आप को दक्षिण पथ के स्वामी कहते थे। रेशम मार्ग के बारे में हम तो पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पर कुछ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले प्रमुख शासक में प्रसिद्ध शासक है कुषाण, जिसने शासन किया है 1 AD में, मतलब 1 ईसा पूर्व 1 ईस्वी में मध्य एशिया और पश्चिमी उत्तर भारत पर इनका शासन था। और इनकी 2 राजधानियां थी, पहला है पेशावर और सेकंड है मथुरा। ये तो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये क्या है, जो सिल्क रूट है, जो रेशम मार्ग है, उसमें से एक जो शाखा है वो क्या है, सिंधु नदी के मुहान के पत्तनों तक जाती है। और वही मार्ग पर ये कुषाण क्या है, नियंत्रण रखता है। और भी शासकों ने रखा है, लेकिन कुषाण प्रमुख है, जो कि रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने की कोशिश करता है और रखता भी है कुछ हद तक। तो कुषाण की 2 राजधानियां थी, पहला है पेशावर, दूसरा है मथुरा। तो इस चैप्टर में बस इतना ही।